Hey, hi everyone, this is Mayank Kothari, and this being the introductory lecture, we are going to just discuss about three things in this lecture. That's it. No big deal, just three things. The first thing that I'm going to talk about is the course itself. आपकी CA फाइनल लेवल पे टोटल 8 पेपर है, ठीक है। ये 8 पेपर में जो 8 पेपर की चार चार के दो ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जो फर्स्ट ग्रुप में सेकंड पेपर है, दैट इज योर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन द कमिंग लेक्चर्स। सो ये जो क्वेश्चन है, ये जो पेपर है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, लाइक एग्जाम में पैटर्न क्या आता है। सो पुराने कुछ एग्जाम्स जैसे 5-10 साल का 5-10 एग्जाम्स अगर हम ले तो एक पैटर्न फॉलो किया गया है इंस्टीट्यूट द्वारा। तो वो पैटर्न क्या है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जो आपका पेपर होता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो 7 क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ है। 7 क्वेश्चन, नो बिग डील। सो 7 क्वेश्चंस को भी 3 हिस्सों में और डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अलग एक पार्ट हो गया, उसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है सेकंड से लेकर 6 तक वो एक पार्ट हो गया, और लास्ट वाले क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। तो बेसिक रीज़न क्या है, क्यों इस तरह से 3 हिस्से किए गए हैं आपके पूरे पेपर के, और पेपर पैटर्न भी ऐसा क्यों है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका पूरे 20 मार्क्स का। तो उसके अंदर नॉर्मली आपको 4 सब क्वेश्चन आएंगे, 5-5-5-5 ऐसे 20 मार्क्स के। और उसके बाद जो आपके पूरे 6 के 6 क्वेश्चन है सेकंड से लेकर 7 तक, वो 16 मार्क्स के हैं ईच। तो 16 इंटू 6 और ये 20, टोटल होते हैं 116, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कंपलसरी क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट और ये सेकंड वाला पार्ट, 3 हिस्सों में से ये सेकंड वाले पार्ट में। तो ये न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिस पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। गुड। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। थ्योरी बेस्ड है मतलब इसमें थ्योरी टाइप्स के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सब क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, 3-4 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 16 मार्क्स है, 4-4 के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गुड। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, और उसके बाद के जो जितने भी सारे क्वेश्चन है 6, उनमें से सिर्फ आपको 5 सॉल्व करने हैं, दैट्स इट। 5 इंटू 16 80, और वो 20 जो कंपलसरी है 100 मार्क्स। सो सॉल्व आपको बेसिकली इस तरीके से करना है। सो लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से एग्जैक्टली पेपर दिखता है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके अंदर के सब क्वेश्चंस भी क्या है। सो हम बेसिकली पिकअप करेंगे लास्ट अटेम्प्ट का पेपर, दैट इज May 2016। So let's have a look on the paper pattern of a strategic financial management. For that, what we are going to do is हम लोग ICAI की वेबसाइट पे विजिट करेंगे. This is ICAI.org. Now you can see you have the website in front of us. This is in student section. We are going to Board of Studies Knowledge Portal, and in that final course, then it's strategic financial management. Here you will find everything related to strategic financial management, like you have study materials, your revision test paper, suggested answers from the past exam, supplementary, and then mock test paper, question paper, additional reading material. So we are looking for the paper pattern. What we are going to do is go in the question paper section, and then this is May 2016. So now have a look. This is your paper for May 2016. This is how the question paper is for strategic financial management. Here you can see total 7 questions हैं, ठीक है। 100 मार्क्स अलॉटेड है, 3 घंटे हैं, ठीक है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो कोई भी हालत में सॉल्व करना ही है। उसके बाद जो भी 6 बचे हैं उसमें से कोई भी 5 आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 16 मार्क्स ईच के। नाउ हैव अ लुक। फर्स्ट में ए है 5 मार्क का, फिर बी वाला पार्ट है 5 मार्क, ओके। देन अगेन सी वाला पार्ट आप देख सकते हैं 5 मार्क, डी वाला पार्ट भी 5 मार्क है। तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन से 5-5 मार्क के, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन हो गए, 20 मार्क्स हो गए, एंड दिस इज कंपलसरी। सो प्रीटी मच अगर 5 मार्क अलॉटेड है तो थोड़ा इजी भी होता है ये, और 20 मार्क्स कंपलसरी। नाउ हैव अ लुक। 2A 10 मार्क्स का, ठीक है, बी 6 मार्क का, तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया 16 मार्क्स। 3A 8 मार्क्स, देन 3B 8 मार्क्स, ये भी 16 मार्क हो गया। 4A 8 marks, then B 8 marks again, so again 16 marks. 5A 8, 5B 8, again 16, 6A 8, and where is 6B? 6B. So this is also 8. So every question had 2 sub questions with 8 marks or 10 or 6 marks. So this is how every every question is has been allotted with a 16 marks. So now you can see the last question, 7th question, as we discussed earlier.
दैट सातवां क्वेश्चन जो है आपका वो थ्योरी क्वेश्चन होता है, उसके अंदर में आपको 4 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दिस इज़ लाइक आपके पास में 5 दिए हुए हैं, 5 में से आपको कोई भी 4 सॉल्व करना है एंड नाउ यू कैन सॉल्व लाइक द एंटायर पेपर। सो द थिंग इज़ कि ये सातवां क्वेश्चन भी ऑप्शन में ही आता है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप उसमें से कोई भी 5 सॉल्व करो। सो दिस इज़ द एंटायर पेपर पैटर्न एंड टू योर नॉलेज पेपर पैटर्न कभी भी बदल सकता है। काफ़ी सालों से अभी यही पेपर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, बट इट्स नॉट अ थंब रूल। इंस्टीट्यूट को लगा तो इंस्टीट्यूट पेपर पैटर्न बदल भी सकती है, सो डोंट बी रिजिड कि ऐसा ही पेपर आएगा। मोस्टली चांसेस आर लाइक कि ऐसा ही आएगा। सो लेट्स गो बैक टू आवर लेक्चर। So this is how the paper pattern of the strategic financial management subject is. So now let's discuss कि ये पूरे subject में आपके chapters कौन कौन से और कौन कौन से एरिया पे आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको डिस्कस करना है या आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोर्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपको प्रिपेयर करना है आपके सीए फाइनल के एग्ज़ाम के लिए। सो लेट्स हैव अ लुक कि वेबसाइट पे इंस्टीट्यूट की क्या कोर्स दिया हुआ है, बेसिकली चैप्टर्स क्या है और कैसे उसको डिवाइड किया हुआ है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल, अगेन आई एम गोइंग टू द सेम सेक्शन, फाइनल कोर्स एंड देन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नाउ यू कैन सी स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल और पावरपॉइंट प्रेजेंटेशंस भी दिए हुए हैं आपको। What is the most important is study material and practice manual. Now you can see आपका जो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। नाउ मॉड्यूल 1 में आप देख सकते हैं आपके पास में फाइनेंशियल पॉलिसी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कैपिटल बजटिंग। बेसिकली हम कैपिटल बजटिंग के नाम से लेंगे इस चैप्टर को। लीजिंग, डिविडेंड। And then module 2 starts with the Indian capital market, security analysis, portfolio, financial services, mutual fund, money market, financial services theory वाला चैप्टर है, उस पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। मॉड्यूल 3 में आप देखेंगे आपको FDI, FII और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में दिया। फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मर्जर्स, एक्विजिशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे कोर्स को। उसके लिए स्टडी मटेरियल ये है, प्रैक्टिस मैनुअल ये है। प्रैक्टिस मैनुअल में आपको इनफ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमने भी लेक्चर्स में लिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ द स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो कोर्स के ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो टोटली ये जो जितने भी सारे वीडियोस रहेंगे आपके, ये पूरे 120 आवर्स में कवर किए हुए हैं। 120 आवर्स, और ये 120 आवर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया, पार्ट 1, पार्ट 2। 100 घंटे का एक पार्ट हो गया, 20 घंटे का 20+ आवर्स का एक पार्ट हो गया। जो 100 घंटे वाला पार्ट है दैट इज़ अलॉटेड टू दी पार्ट 1 जो आपका प्रैक्टिकल कंसेप्ट और आंसर वाला पार्ट है, एंड द सेकंड पार्ट इज़ अबाउट द थ्योरी एंड कंसेप्चुअल, तो उसको 20+ आवर्स बांटे गए हैं। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है आपका जिसमें आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कंसेप्ट्स देखने वाले हैं, सारे के सारे जो मेजर पार्ट है वो आपका 400 वीडियोस अराउंड कवर करता है, और जो सेकंड वाला पार्ट है आपका वो आपको कवर करता है कुछ 50+ वीडियोस। तो इस तरह से मिला के टोटल आपके हो जाते हैं 450 वीडियोज़ इन टोटल, अप्रॉक्स, कम ज़्यादा हो सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कवर्ड द एंटायर थिंग। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर्स, 120 घंटे, सिर्फ 120 घंटे, 120 घंटे में पूरा SFM कवर हो गया। हाँ हो गया। क्या ये कम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। थोड़े कम है? हाँ है। क्या इसमें कम कवर किया हुआ है? ना, बिल्कुल भी कम नहीं कवर किया हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई द नंबर ऑफ आवर्स आर लेस इन दीज वीडियो लेक्चर्स। सो फर्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द फेस टू फेस क्लास में लेट्स से क्या होता है, फेस टू फेस क्लास ऑन एन एवरेज होती है 2.5 मंथ, 2.5 मंथ्स की। उसमें भी अगर आप संडेज छोड़ दो तो मोस्टली आपके 65 डेज है जो क्लास होती है। 65 डेज इंटू 3 आवर्स ऑन एन एवरेज क्लास होती है। वो 3 आवर्स 65 यानी 195 आवर्स का टोटल ड्यूरेशन है SFM कवर करने का। कूल, दिस इज व्हाट हैपन्स इन फेस टू फेस क्लास। और हमारे लेक्चर्स कितने? 120 घंटे के। कम है ना, 65 आवर्स से कम है। ओहो, 75 आवर्स से कम है। क्यों कम है? लेट्स मी एक्सप्लेन यू अबाउट द वीडियो लेक्चर्स नाउ कितना कंटेंट बताया था मैंने? 120 आवर्स का। कूल। उसके बाद में एक चीज़ जो वीडियो लेक्चर में नहीं है जो फेस टू फेस में थी, क्या? राइटिंग टाइम।
व्हाट हैपन्स इन फेस टू फेस क्लास, एक टीचर ने जब बोर्ड पे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया या कंसेप्ट लिखवा दिया, उसके बाद में स्टूडेंट को टाइम लगता है वो चीज़ अपने बुक में उतारने के लिए। एंड एटलीस्ट एक बार अगर पूरा बोर्ड भरा हुआ है, पूरा फिलअप किया हुआ है, तो 10 मिनट्स तो लगेंगे आपको ऑन एन एवरेज उस चीज़ को लिखने के लिए। सो वी हैव 450 में से मान लो 400 वीडियोज़ है, 10 मिनट आपको लगने हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना 4000 मिनट का, ये टाइम वीडियो लेक्चर्स में कवर नहीं किया हुआ है। द मोमेंट आई विल से बाय बाय इन एवरी लेक्चर, इट विल एंड। सो इट वोंट गिव यू टाइम टू राइट डाउन। व्हाट यू हैव टू डू इज पॉज एंड देन लिखना, pause and then write down. So you will have to pause it and then write it down the answer. This is not a necessary to give a time to write down in the video lectures. You can do it at your own anytime. So 400 lectures, 10 minutes, 4000 divided by 60 अगर आप करोगे तो on and around 67 hours आते हैं, जो कि वीडियो लेक्चर से कम हो गए. That happens in the face to face class. Cool. तो 67 hours का गैप आपको पता चल गया. Next is the discussion part. What happens in the face to face class is कभी कभी डिस्कशन होता है. जैसे मैंने कंसेप्ट समझा दिया तो स्टूडेंट विल आस्क मी डाउट तुरंत. कोई क्वेश्चन मैंने समझा दिया, स्टूडेंट विल आस्क मी डाउट तुरंत. तो एंड इट टेक्स टाइम, है ना. अब सिंपल सी बात है, 450 के 450 लेक्चर में थोड़ी डाउट पूछेंगे. सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल 150 लेक्चर्स हैं. 150 में से अगर आप 5 मिनट भी लेते हो डाउट्स पूछने के लिए, सो इट्स बिग. और उसके बाद में भी उसको 60 से डिवाइड करो तो इट्स होपिंग 12.5 आवर्स ऑफ टाइम, जो कि वीडियो लेक्चर्स में से कम हो गया. दैट यू आर गोइंग टू कंज्यूम आफ्टर द वीडियो लेक्चर्स. जब आप मेरे को मेल पे या फिर यहाँ पे डाउट्स वगैरह पूछोगे तो दैट द टाइम इट विल बी कंज्यूम्ड. बट बेसिकली कंटेंट क्रिएट करने में इट डजंट रिक्वायर. सो ये दिस इज द गैप. सो टोटल में अगर आप देखोगे तो 199 आवर्स होते हैं, अप्रॉक्स 200 आवर्स विच मैचेस विद द फेस टू फेस क्लास का टोटल ड्यूरेशन. सो दिस इज द गैप बिटवीन द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फेस टू फेस क्लास एंड द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट. नथिंग हैज़ बीन स्किप्ड फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स. इन फैक्ट फेस टू फेस क्लास से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, फेस टू फेस क्लास से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं आपके वीडियो लेक्चर्स में. सो लेट्स हैव अ लुक कि किस तरह से वीडियो लेक्चर्स दिखने वाले हैं आपको, किस तरह से यू आर गोइंग टू प्ले दोज वीडियो लेक्चर्स. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मेल में जा रहा हूँ मैं मेरे अपने, और मेल में देखिए आई विल ओपन द इंडेक्स इन शीट्स बाय गूगल. सो नाउ व्हाट्स ओपनिंग इज गूगल्स शीट जो मैंने अपलोड करके रखी है. इंडेक्स देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हाउ इट विल बी. सो वीडियो लेक्चर विल अपीयर टू यू. चैप्टर नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है. सो दिस इज द चैप्टर नंबर, चैप्टर का नाम कैपिटल बजटिंग, फिर नंबर्स दिए हुए हैं, और उसके बाद में कौन सा कंसेप्ट कवर किया हुआ है लेक्चर में, ये भी आपको पता चल जाएगा. जैसे आप मान लीजिए ये है 10 CBQ1. 10 CBQ1 का मतलब हो गया कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन नंबर 1, और उसमें कंसेप्ट कौन सा कवर किया हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार कौन सा क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेस्ड है. उसके पहले ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ये है लेक्चर्स के नाम जो आपको आपके इंडेक्स में दिखेंगे. उसके बाद में आप साइड वाले कॉलम में देख सकते हैं कॉलम्स आपको दिए हुए हैं कि कितना टाइम का लेक्चर है. जैसे आप हर लेक्चर देख सकते हैं, कोई 13 मिनट, 9 मिनट, 12, 9, 25, 8, 15, ऑन एन एवरेज सारे लेक्चर्स 15 मिनट के आसपास आपको आएंगे. सो दिस इज द एंटायर इंडेक्स फॉर दिस इज द कैपिटल बजटिंग. नाउ यू कैन सी लीजिंग डिसीजंस, डिविडेंड इज ऑल्सो देयर, टोटल टाइम भी उसके बाद में दिया हुआ है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड एवरी चैप्टर हैज़ बीन कवर्ड in this manner. So most important is this concept covered column, जो आपको all the time आपको ये इन्फॉर्म करता रहेगा कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर कोई देख रहे हैं तो कौन सा कंसेप्ट आपका कवर होने वाला है. सो बेसिकली आपको तब हेल्प होगी इस चीज़ की जब आपका कोई एरिया वीक होगा और आपको उस पर कंसेप्चुअली उसका कंसेप्ट देखना है, और उसके बाद में आपको उस पर कुछ प्रैक्टिस करनी है. सो डायरेक्टली यू कैन मूव ऑन. आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस विल लीड टू सेविंग इन टाइम, सो मेकिंग थिंग्स कन्वीनियंट फॉर यू. सो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट द इंडेक्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नाउ कमिंग ओवर टू द डाउट्स वाला पार्ट, स्टूडेंट्स को ये चीज़ रहती है, डाउट पे भी डाउट होता है. यानी कि
अगर मैंने लेक्चर्स देख लिए, चलो मैं लेक्चर्स देख लूँगा, मैं ना लेक्चर में हर कंसेप्ट देखूंगा, हर क्वेश्चन देखूंगा, हर आंसर देखूंगा, सॉल्व भी करूंगा, लेकिन हो क्या सकता है, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन ना में प्रॉब्लम है, आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको और इजी वे चाहिए समझने का, देन यू विल कम अप विद अ डाउट। अच्छा, आपको डाउट आएगा तो ये डाउट है कि ये डाउट पूछा कैसे जाएगा। अब आई विल सजेस्ट यू वन थिंग, गेट माई व्हाट्सएप नंबर, गेट माई ईमेल आईडी, मेल मी वेन एवर यू कम अप विद अ डाउट। तुरंत मेल करने का, तुरंत व्हाट्सएप पे भेजो, इमेज फाइल भेजना एक तो हो सके तो, एंड सेकंड इज द रेफरेंस टू दैट क्वेश्चन। अगर मेरी लेक्चर है आपके पास में तो रेफरेंस भेज दो, इनफ है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप के पास आप प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन ला रहे हो, कहीं और से क्वेश्चन ला रहे हो, तो सेंड मी a पिक्चर और अ रेफरेंस एटलीस्ट, सो दैट आई कैन गेट एक्सेस टू दैट क्वेश्चन। सो टॉकिंग अबाउट द रिवीजन पार्ट, अब रिवीजन कैसे करना, क्योंकि कोर्स तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, अब ये इतने सारे कोर्स को रिवाइज कैसे करना। तो अगर आपने ये परचेज़ किए हुए हैं सीडी डीवीडीज, तो आपके पास में ये क्या चार्ट्स, उसके आप देखना कंटेंट में आपके बॉक्स में चार्ट्स भी होंगे। सो आई विल सजेस्ट कि आप चार्ट्स अपने रूम में लगा लो एंड देन रिवाइज इट डेली। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थ्रू इन द चार्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो अगर मैं आप कोई पर्टिकुलर लेक्चर देख रहे हो और वो लेक्चर खत्म होता है, जस्ट गो थ्रू इट कि देखो कि ये चार्ट में ये कंसेप्ट कहाँ पे कवर्ड था। यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन द चार्ट्स एंड दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर ईजी रिवीजन, क्योंकि पूरी की पूरी बुक रिवाइज नहीं होती, कोर्स बहुत वास्ट है। सो गो थ्रू द चार्ट्स ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। इस चैप्टर के 5 पार्ट्स है। आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक पार्ट में जितने भी कंसेप्ट्स है वो सारे डिस्कस करेंगे पहले, और उन पे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी लेंगे, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, फॉरेन एक्सचेंज and risk management. So this is the chapter that we are going to start. 5 हिस्सों में हमने इस पूरे चैप्टर को डिवाइड किया है। बस 5 टॉपिक्स, 5 जो हेडिंग्स है वो हम देखने वाले हैं, और उसके अंदर आपके कई सारे टॉपिक्स आएंगे। सो बेसिकली जिससे हम शुरू करेंगे वो है बेसिक्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर। इसको आप फॉरेक्स के नाम से ही पुकारोगे आगे से। बेसिक्स के बाद में जो फॉरेक्स वाले चैप्टर में हमारी थेरीज है कुछ, वो हम देखेंगे। उसके बाद में जो एक्सपोजर्स है, यानी कि रिस्क क्या होता है जब आप फॉरेन करेंसीज में डील करते हैं, और उनको फिर हेज कैसे करना। सो दिस इज हेजिंग, इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क यानी ये एक्सपोजर, उसको मैनेज करने के तरीके यहाँ पे। और लास्ट वाला पार्ट आपका आ जाएगा इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। So before moving on to this chapter, let's discuss first about the currencies, क्योंकि आने वाले सारे चैप्टर्स में आप जो देखने वाले हो वो है अबाउट करेंसीज। इंडिया की करेंसी, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी, यूएस की करेंसी, जापान की करेंसी, चाइना की करेंसी, इंग्लैंड की करेंसी, एंड करेंसी। So the only thing that we are going to discuss in the coming lectures is about currencies. Like इंडिया की करेंसीज होती, इंडिया की करेंसी है ये, यहाँ मैंने लिख लिया इंडिया, और उसकी करेंसी है रुपी, जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। दिस इज द सिंबल ऑफ रुपी। रुपी के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर फॉरेन करेंसीज पे मूव ऑन करेंगे। काफ़ी टाइम पहले, मतलब ये माना जाता है कि चाणक्य ने ये जो वर्ड है रुपया, रुपया, वो चीज़ इन्वेंट की। उसके बाद में वेरी फेमस पर्सन शेर शाह सूरी, हिज नेम इज शेर शाह सूरी, इसने लाया था रुपया नामक चीज, ठीक है। अब होता क्या था पहले कि जैसे 1847 के आसपास या 1883 के आसपास, एग्जैक्टली आई डोंट नो द डेट, बट वो डेट के आसपास में काफ़ी ज़्यादा सिल्वर क्राइसिस की वजह से क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो 1 रुपया होता था, 1 रुपया नहीं, हम उसको बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट, या उसके बाद ही ले लो, चलिए ठीक है उसको बाद में देखते हैं। जैसे पहले अगर आपने कभी सुना होगा ना, तो ऐसा होता था 1 रुपया
इज इक्वल टू 16 आनाज, 16 आना, है ना। इसीलिए हम बोलते थे कि जो 50 पैसे हैं वो और कुछ नहीं 8 आनाज है, यानी एग्जैक्टली हाफ ऑफ 16। एक का आधा 50 होता है, तो 16 का आधा आपका हो गया 8, ठीक है। और जो 25 पैसा होता था उसको हम बोलते थे 4 आनाज। सो इट वॉज लाइक, हम बोलते थे 4 आना, इट वॉज लाइक 4 आनाज, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ऑन एंड अराउंड 1957 में नाम बदल दिया गया। 1 रुपए वॉज गिवन 100 नए पैसे, और उसके बाद में थोड़ा और बदल के उसको बोल दिया गया 100 पैसे, और आज तक वही चलता आ रहा है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। सो इट वॉज लाइक फ्रॉम वेरी द बिगिनिंग इन हिस्ट्री, लाइक 540 AC/DC, तो तब से चलता आ रहा है ये सब चीज़ें। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो आज चल रहा है वो है अराउंड 1957 या 64 के आसपास से, जो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट अबाउट द इंडिया। लाइक आप इंडिया में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आप मॉल में जाके कपड़े खरीदते हैं तो यू पे इन रुपीज़, आप मूवी देखने जाते हैं यू पे इन रुपीज़, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, काफ़ी ट्रांजेक्शन सारे इजी हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आप किसी दूसरे कंट्री के साथ में डील करते हो। दूसरी कंट्री, जैसे आप बोलोगे रुपीज में डील करना, चलो मान लो आपने यूएस से कुछ लैपटॉप मंगाया, खरीदा आपने यूएस से, तो अब सामने वाला तो आपको डॉलर में बिल देगा, क्योंकि वहां की करेंसी है डॉलर, इंडिया की करेंसी अलग है, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई मेरी करेंसी तो रुपीज है, रुपीज में बिल बनाओ ना, वो डॉलर में बना के भेजेगा, तब दिक्कत आएगी, क्योंकि उसको पेमेंट अब डॉलर में करना है और आपके पास तो होते हैं रुपीस, तो फिर ये डॉलर आएंगे कहाँ से। इसीलिए एक्सचेंज रेट नामक चीज आई, कि आप क्या कर सकते हो, जैसे ये है यूएस, ये है आप, ठीक है, और ये है बैंक, ये है इंडिया। अब आपने क्या किया, लैपटॉप मंगाया, अब इसको आपको देने हैं कितने, $1000, और आपके पास में होते हैं रुपीस। तो आप सोचोगे कि ये जो डॉलर नामक चीज है ये कहाँ से लाई जाए, तो तब इंटरफेयर हो कर सकती, तब इंटरफेयर करती है बैंक्स, जो डीलर्स होते हैं आरबीआई के थ्रू सेटअप किए हुए। मतलब आरबीआई इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक के ऑथराइज डीलर्स होते हैं, वो डीलर्स आपको मदद करेंगे डॉलर बेचने में। तो आप उनके पास में जाइए, आप उनसे डॉलर खरीदिए, $1000, $1000। ऑब्वियस सी बात है, वो कोई फ्री में तो बांटने बैठे नहीं है, वो उसके बदले में लेंगे, क्या लेंगे, रुपीज लेंगे। कितने, जो भी रेट मार्केट में चल रहा है, और उसी को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। हर दिन हर मोमेंट पे आपका रेट बदलेगा, ठीक है। सो सपोज आज रेट चल रहा है रुपीज पर डॉलर का 70, तो 70 के हिसाब से 70,000 आपको देने पड़ेंगे। तो 70,000 रुपए दो, $1000 लो, और यूएस वाले को पेमेंट करके लैपटॉप ले लो। सो जब भी कभी बाहर वाली करेंसी में ट्रांजैक्शन होगा, आपकी खुद की करेंसी छोड़ के ट्रांजैक्शन होगा, तब जाके ये आपके चैप्टर पूरा काम आएगा। अदरवाइज अगर आप आपकी होम करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सो देर इज नो नीड फॉर द एक्सचेंज रेट। नाउ दिस इज द करेंसी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मैं लेता हूँ यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स, और उसका क्या होता है, डॉलर। और वो कैसे आप डोनेट ये करते हो, सिंबल क्या होता है, यूएस डॉलर, ठीक है। उसके बाद में मान लो जापान, अब जापान का होता है येन। सो वो कैसे होता है, दिस इज येन, ठीक है। वैसे ही चाइना, चाइना का होता है युआन, युआन या येन दोनों एक ही मान लो, तो उसको भी ऐसे ही आप डोनेट ये करते हो, डिनोट करते हो। और आप ले लो यूके, यूके क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, लाइक उसका नाम क्या है, और इंग्लैंड, या आप बोलो ब्रिटेन, इसकी करेंसी होती है पाउंड। पाउंड को कैसे डिनोट करते हैं, ये हो गया पाउंड आपका, ठीक है। और स्विट्जरलैंड,
इसका होता है फ्रैंक, तो ये बोलते हैं हम स्विस फ्रैंक, CHF। वैसे ही आप ले लो फ्रांस, इसका भी होता है फ्रैंक, दिस इज फ्रेंच फ्रैंक, दिस इज FF। सो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है और बहुत सारी कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसीज है, ठीक है। आप जैसे और एक ले लो अफ्रीका, सो अफ्रीका का होता है अफ्रीकन रैंड। So this is what the things are, like ZAR उसको बोलते हैं, ZAR is the is how you denote to African rand. So basically ये चीज़ें हैं। अब now mostly what we are going to do in the calculation part, आगे भी जाके जब हम सीखेंगे, वो है एक्सचेंज रेट के बारे में, कि हर एक करेंसी को अगर दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करना है, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना, तो जो बीच का रेट अप्लीकेबल है वो कितना, जैसे $1000 लेने के लिए आपने 70,000 रुपए दिए, तो एक्सचेंज रेट क्या था, 70 रुपए। सो दिस इज व्हाट द एक्सचेंज रेट इज। व्हाट इज द एक्सचेंज रेट? दिस इज द फर्स्ट पार्ट इन योर बेसिक्स। एक्सचेंज रेट, इट्स नथिंग बट रेट at which one currency can be converted into another currency. This is what the exchange rate is. So ये तो बस एक काफ़ी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि क्या सिंबल्स होते हैं और क्या मतलब होता है एक्सचेंज रेट का, फॉरेन करेंसी का और फॉरेन एक्सचेंज का। देयर इज़ अ मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पे रोज ट्रेडिंग होती है। ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर्स, अगर आप डॉलर्स में अगर आप डिनोट करो तो इट्स लाइक 4 ट्रिलियन USD का डेली ट्रेडिंग है। तो इट्स अ बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो इट हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। तो जब भी, पता है आप क्या करते हो, जब भी आप एक $US खरीदते हो तो एक तरह से आप US की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कंट्री के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो जितने ज़्यादा आप डॉलर खरीदते जाओगे उतने उस कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ती जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो उस कंट्री की इकोनॉमी और स्ट्रांग बनेगी। आपकी कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी डाउन होती जाएगी भाई हमारा रुपीज़ अगर बढ़ेगा तो हमारी रुपीज़ की डिमांड अगर बढ़ेगी तो हमारी रुपीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो आवर रुपी विल अप्रिशिएट एंड अनदर करेंसी विल डेप्रिशिएट। बेसिक्स में आगे हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे नोटेशंस यूज़ करते हैं और कैसे एक बैंक आपको कोटेशन देता है। बैंक ऐसा सिंपल 70 रुपये नहीं देता कि भाई आओ 70 रुपये में कन्वर्ट कर लो। कुछ मीनिंग होते हैं, बैंक के एंगल से देखना पड़ता है, कुछ मार्जिन्स होते हैं, कुछ फॉरवर्ड्स होते हैं, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, स्प्रेड और स्वैप। ये सारे टर्म्स आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने मिलेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी concept and then we are going to see the practical problems on those. So just do one thing, note down all these things and then we'll move to the next lecture with more details on foreign exchange and risk management. Bye bye.